हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक क्लास। आज हम अपने यूनिट 2 का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि लेक्चर 2 में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेक्चर 2 में अपना ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। लेक्चर 1 में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं, और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में भी, और इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे, जैसे इसमें मोस्ट कॉमन बेस, एक कॉमन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक कॉमन एमीटर होता है, कॉमन कलेक्टर। ये 3 टाइप्स के इसके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जिसको आज हम अपने लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे बीटा मिसिंग है, थोड़े टेक्निकल इशू है हमारी तरफ से। तो अपने इसमें देखेंगे अल्फा और बीटा क्या होता है और इसके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग बायसिंग मतलब बेसिकली वो वर्ड है, जैसे कि हमें कोई भी एक सिंपल सर्किट है, अगर उसमें हम कोई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो उसको बायसिंग कहते हैं। सेम इसी तरह अगर इसको डिफिनेशन से समझे तो जैसे यहाँ पे द एप्लीकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांजिस्टर टर्मिनल इज कॉल्ड एज बायसिंग। वही जब एप्लीकेशन डीसी वोल्टेज का किसी एक ट्रांजिस्टर टर्मिनल के अक्रॉस जब किसी वोल्टेज को हम जब मेजर करते हैं तो वही क्या होता है, बायसिंग होती है। ये जो 3 टाइप्स के बायसिंग होती है, इसको हम एक एक्टिव बोलते हैं। इस 3 मोड्स में होते हैं, एक एक्टिव मोड में, एक सैचुरेशन मोड में, और थर्ड कट ऑफ मोड होता है। ये 3 रीजन्स होते हैं इसके, ये से मेजर करने के लिए। इसमें देखेंगे कि कौन से मोड है, कब कब यूज होते हैं। रिवर्स होने पे क्या हो जाता है, कट ऑफ। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों के लिए जो होता है मोड ऑफ ऑपरेशन जो एक्टिव सैचुरेशन कट ऑफ है, ये तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं तीनों, ये पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको आपको पीडीएफ क्लियर चाहिए होता है तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ से। इसके बाद हम अपना देखेंगे सबसे पहले एक्टिव मोड क्या होता है ट्रांजिस्टर में। इन एक्टिव रीजन एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। मतलब कि जो एक्टिव रीजन होता है ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर की एक्टिव रीजन में जो होता है एमीटर बेस जंक्शन, जो क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि बेस जो होता है बीच में होता है, एमीटर इस साइड होता है। जो एमीटर और बेस इन दोनों के बीच जो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और जो बेस और कलेक्टर के बीच में होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायसिंग। जब इस टाइप का कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है तो कौन सा, एक्टिव मोड, एक्टिव रीजन में आता है। यहाँ पे डिफिनेशन में भी वही दिया गया है कि कलेक्टर बेस जो होता है रिवर्स बायस में होता है, और जो इमीटर बेस है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। और जो अब कलेक्टर बेस ये क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर। मतलब कि जब इस रीजन से हम सेटअप करते हैं अपने ट्रांजिस्टर का, तो इस सिचुएशन में जो होता है ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इस तरह से इसका कुछ सर्किट डायग्राम है कि यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और एमीटर से इस तरह से एक वोल्टेज कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू VEB है, मतलब कि एमीटर बेस वोल्टेज है ये, और इसको ये वोल्टेज जो कलेक्टर बेस है। इस तरह से इसका कुछ सर्किट डायग्राम होता है एक्टिव मोड में। और फिर अपना नेक्स्ट देखेंगे हम सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड क्या होता है, सैचुरेशन मोड में जब जो दोनों भी कॉन्फ़िगरेशन होता है कौन से, फॉरवर्ड बायस में होता है। जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन मोड। तो देखेंगे कि इन दिस रीजन एमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। मतलब कि इस सिचुएशन में जो होता है दोनों एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर वर्क्स एज क्लोज्ड स्विच। मतलब कि इस रीजन में जो होता है ट्रांजिस्टर क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है, जिसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी रिवर्स बायस नहीं मिलेगा। क्लोज स्विच मतलब कि वो करंट फ्लो होता रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरप्ट नहीं आने वाला है। तो थर्ड हमारा क्या होता है, कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है, बेसिकली कि एक फॉरवर्ड बायस में होता है, और नहीं, कट ऑफ में क्या होता है कि दोनों रिवर्स बायस में होते हैं। एमीटर और बेस ये भी रिवर्स बायस में, और कलेक्टर और बेस ये भी रिवर्स बायस में होते हैं। जब दोनों साइड, दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं, जब वो रिवर्स बायस में होते हैं तो क्या होता है, वो कट ऑफ मोड में होता है। जैसे अगर आपको डिफिनेशन से बताया जाए तो डिफिनेशन में इन दिस रीजन एमीटर बेस जंक्शन एंड कंट्रोलर बेस जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन आर रिवर्स बायस। मतलब इस जो सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों क्या है, रिवर्स बायस में होते हैं। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ओपन स्विच। इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर ओपन स्विच, मतलब कि एक कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर सकती, ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है।
और देखेंगे अब हम अपना आज का जो टॉपिक है जिसको हमने सबसे पहले मेंशन करा था, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का सेटअप होता है, कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि सेटअप से बात कर रहा है, कि मतलब इसका किस टाइप से सेटअप हो सकता है, कैसे कैसे क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं इसमें। तो इसमें जो होता है इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको कॉन्फ़िगरेशन को, जिसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड वन इज कॉमन एमीटर और थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर। जो कॉमन बेस जैसे कि अगर आपको इसको मतलब से इसकी मीनिंग से समझे तो कॉमन बेस मतलब कि जो बेस होता है इन दोनों सिचुएशन में कॉमन होता है। कौन सी सिचुएशन में? एक इनपुट और सेकेंड आउटपुट, इन दोनों सिचुएशन में जो होता है बेस क्या होता है, कॉमन होता है। कि मतलब जो इनपुट वाला जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और जो आउटपुट में वोल्टेज हम गेन करेंगे, इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, बेस कॉमन रहता है, इसीलिए इसका नाम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। सेम इसी तरह से कॉमन एमीटर के केस में भी इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन क्या रहता है, एमीटर। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर में भी जो कलेक्टर होता है इन दोनों के बीच में कॉमन होता है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज जो होता है उसमें ये कलेक्टर कॉमन होता है। और अगर आपको बताया जाए इसके बेस एमीटर और कलेक्टर हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि ये कुछ इस टाइप से अगर ये कुछ होता है तो जो ये वाला टर्मिनल होता है इसका, ये वाला टर्मिनल एमीटर, और जो बीच में होता है बेस, और इस वाला टर्मिनल इसका क्या होता है, कलेक्टर। एमीटर क्या करता है, एक बेसिकली अगर इधर से हमें एक करंट फ्लो करते हैं और कलेक्टर से, तो ये इधर से फ्लो करता है। मतलब कि जो एमीटर की तरफ जो करंट होती है इसकी वैल्यू जो होती है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, इसके इक्वल होती है। अगर इसके कुछ डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे आज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि क्या होता है। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन एमीटर एंड बेस जंक्शन। मतलब कि जो होता है इनपुट वो जो अप्लाई होता है उस किसके किसके बीच में, एमीटर और बेस। अमीटर और बेस जैसे आपने आपको बताया कि ये बेस है, ये एमीटर है। इन दोनों के बीच में जब कोई इनपुट अप्लाई होता है वी आई, जब अप्लाई होता है क्या होता है इस केस में, एक कॉमन बेस में इधर इनपुट अप्लाई होता है और जो आउटपुट होता है, आउटपुट को हम बेस और कलेक्टर रीजन में गेन करते हैं यहाँ पे। तो यही आपको ये बात कही गई है कि द इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन एमीटर एंड बेस, द आउटपुट इज टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। जो आउटपुट होता है वो कलेक्टर और बेस में मेजर किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कलेक्टर है और ये मीटर है और ये बेस है, इस रीजन में हम अपना आउटपुट मेजर करते हैं। आउटपुट अब को अगर डिफरेंट कलर से बताया जाए तो आउटपुट के लिए, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, ये जो होता है ये आउटपुट होता है, आउटपुट इस रीजन में, और जो ऑन इनपुट होता है वो इस रीजन में। और नेक्स्ट इसका क्या, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट और आउटपुट। वही सेम बात है कि कॉमन बेस जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है, एंड इनपुट हेंस इट इज कॉल्ड कॉमन बेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों इनपुट और आउटपुट, इनपुट सिचुएशन में और आउटपुट सिचुएशन में, दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, बेस कॉमन है, इस वजह से इसका नाम क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखेंगे अपना जो डीसी करंट गेन होता है उसको कितना होता है इसमें। अगर हम मान लें कि अपना इमीटर करंट है, अगर ये सब चीज़ें इमीटर करंट हमारी आई है, कलेक्टर कलेक्टर करंट जो हमारी आई इस वैल्यू सी है, और जो इमीटर करंट यहाँ पे आई क्या हमारी इमीटर करंट, इमीटर करंट आई ई, और जो आई सी है वो क्या है, कलेक्टर करंट। आई बी क्या है, बेस करंट। यहाँ पे आई इमीटर करंट
IC कलेक्टर करंट और IB बेस करंट। अगर आपको डायग्राम से भी अगर समझ में आ रहा हो तो करंट इधर से फ्लो करती है जंक्शन की तरह और इधर से फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से आउटपुट में IE एमिटर करंट इधर प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका देखेंगे इसमें जो वोल्टेज गेन होता है वो कितना होता है। वोल्टेज गेन क्या होता है इसमें, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, IC क्या है, कलेक्टर करंट है, टू द इनपुट करंट IE एमिटर करंट अल्फा, जिसको हम अल्फा से, जिसमें मतलब जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमें वोल्टेज गेन होता है उसकी वैल्यू को क्या हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये अल्फा की जो वैल्यू होती है वो किससे डिनोट करी जाती है, IC अपॉन IE। क्वेश्चन में अगर आएगा कि अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उस केस में आपको सीधे समझ जाना है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का जो रेशियो है वही क्या होता है, अल्फा की वैल्यू होती है, वही हमारा क्या होता है, करंट गेन होता है। अब देखेंगे करंट गेन कितना होता है। अल्फा की जो वैल्यू IE इज लेस देन IC। अब देख ही रहे कि इस आपको बताया कि IE की जो वैल्यू होती है बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों के सम से एमिटर करंट होता है। तो एमिटर करंट ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगी, कलेक्टर करंट से ज़्यादा ही होगी, जिस वजह से अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 हो जाती है। लेस देन बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो इसको यहाँ पे बताया गया कि वैल्यू ऑफ अल्फा रेंजेज फ्रॉम 0.9 टू 0.99, मतलब जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, जिसकी वजह से करंट गेन क्या होता है, इसमें करंट गेन नहीं होता है, ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं। इसका कुछ हम इनपुट के बारे में, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर देखें तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है इसका अगर हम देखेंगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्टेन्ड बिटवीन इनपुट करंट IE एंड इनपुट वोल्टेज VEB एट कांस्टेंट वोल्टेज VCB। जैसा कि हमारा इनपुट करंट IE है जिसको एमिटर करंट कहते हैं, और जो इनपुट वोल्टेज VEB मतलब एमिटर बेस वोल्टेज, ये क्या है, इनपुट वोल्टेज है हमारा। इन दोनों के बीच में जो डायग्राम होता है, इस डायग्राम में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ इस तरह से होता है कि जिसे वैल्यू 0.7 तक कुछ इस तरह पर से ऑलमोस्ट लीनियर होता है। इसके बाद ये एक्सपोनेंट की तरह सडनली इंक्रीज कर जाता है। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता है। दी एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। एमिटर बेस जंक्शन जो होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जाए कि जो एमिटर और ये बेस, इन दोनों का जो जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस में होता है। एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। और जो कलेक्टर बेस का जो जंक्शन होता है कौन सा है, रिवर्स बायस में होता है। एमिटर वोल्टेज VEB इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड एमिटर करंट I इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। ये तो आपको यहाँ से फिगर से दिख रहा है कि जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस में और जो करंट हो वाई एक्सिस में है। और इसका जो आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सबसे पहले इसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। इसके बारे में हमने बात करा कि एक्टिव रीजन क्या होता है, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ। अगर आपको फिर से बता दें तो एक्टिव रीजन में एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस, और सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बायस और कट ऑफ में दोनों रिवर्स बायस में होते हैं। सबसे पहले इसका देखेंगे कि एक्टिव रीजन में ये क्या होता है। इसका एक्टिव रीजन में क्या होता है कि द मिडिल पोर्शन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसका मिडिल पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये, और ये पोर्शन है इसका, ये क्या होता है, ये एक्टिव रीजन है इसका। और जो ईस्ट साइड का इसका सैचुरेशन रीजन है, और इस साइड इसके बाहर का जो क्या है, कट ऑफ रीजन है, जिसपे जहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलती है। देखेंगे अगर एक्टिव रीजन क्या है तो इन एक्टिव रीजन द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। सेम वही है जो इसका फंडामेंटल था। द कलेक्टर करंट IC इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू एमिटर करंट, मतलब कि जो अल्फा की वैल्यू है इस केस में 1 रहती है। द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर, वो एम्पलीफायर की तरह एक यूज करती है, इसका जो हम यूज कर सकते हैं। और सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, सैचुरेशन रीजन में द रीजन टू द लेफ्ट ऑफ द ऑर्डिनेट, मतलब जो लेफ्ट वाला रीजन होता है, ये कौन सा रीजन होता है, सैचुरेशन, जिस केस में क्या होता है, दोनों फॉरवर्ड बायस में होते हैं। फॉरवर्ड बायस में दोनों ही क्या होते हैं, सैचुरेशन रीजन में आते हैं। अगर आपको इसके पहला फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है सैचुरेशन रीजन में, द रीजन टू द लेफ्ट ऑफ द ऑर्डिनेट VCB इज कॉल्ड द सैचुरेशन रीजन। जैसे आपको बताया कि ये जो रीजन है इसकी वैल्यू जब 0 से कम होती है वो सैचुरेशन रीजन होता है। इन सैचुरेशन रीजन बोथ जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन, JE एंड कलेक्टर बेस जंक्शन और फॉरवर्ड बायस है। तो हमने पहले ही बात करा कि इस रीजन में दोनों क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में आते हैं, दोनों फॉरवर्ड बायस के अंदर काम करते हैं।
सो स्मॉल चेंज इन VCB चेंज रिजल्ट इन लार्ज वैल्यू ऑफ IC, मतलब कि अगर हम जो हमारा VCB की वैल्यू, कलेक्टर बेस की जो वैल्यू है, आउटपुट वोल्टेज, उसकी वैल्यू अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कलेक्टर करंट वो काफ़ी चेंज हो जाता है। द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ऑन स्विच, ये तो ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है सेचुरेशन रीजन में, क्योंकि इस केस में दोनों क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में। और कट ऑफ रीजन में क्या होता है, कट ऑफ रीजन में दोनों रिवर्स बायस में होते हैं। एक अब देख रहे हैं यहाँ पर कट ऑफ रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करती और ये क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है। अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसके फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कट ऑफ रीजन में, कि दी कट ऑफ रीजन इज द रीजन बिलो द IE इन द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द कट ऑफ रीजन बोथ जंक्शन एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आज रिवर्स। हमने पहले ही बताया कि दोनों कलेक्टर बेस और एमीटर बेस ये दोनों क्या होते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं। और इस सिचुएशन में ट्रांजिस्टर एक ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकती। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन से जैसे कि आप कॉमन बेस की बात करें तो उसमें बेस दोनों में कॉमन था, तो इस वजह से उसी को समझते हुए अगर हम कॉमन एमीटर की बात करें तो जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों के केस में क्या होगा, ये एमीटर का रोल रहने वाला है। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा है क्या, कॉमन एमीटर। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया कि इन सी कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर। तो मैंने पहले ही बात करा कि इनपुट जो एमीटर और बेस में होता है। द आउटपुट इज टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। जो आउटपुट वोल्टेज गेन करेंगे वो क्या होता है, कलेक्टर और एमीटर के बीच में, इसको हम मेजर करेंगे। और जो इनपुट होता है वो हम बेस और एमीटर के बीच में इसको अप्लाई करेंगे। द एमीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट एंड हेंस इट इज कॉल्ड कॉमन एमीटर, जिसकी वजह से इसको कॉमन एमीटर कहा जाता है, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट दोनों में एमीटर का रोल रहता है। इसमें देखेंगे कि हमारा वोल्टेज क्या आता है। जैसे कि अगर कॉमन एमीटर में क्या होता है कि बीटा की जो वैल्यू होती है, बीटा की वैल्यू मतलब IC/IB। IC क्या है, अगर IC बात करें तो कलेक्टर करंट है, और IB क्या है, बेस करंट है। इन दोनों को रेशियो के क्या कहते हैं हम, बीटा क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब कितना करंट गेन हुआ है इस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट IC है टू द इनपुट करंट IB और मतलब आउटपुट और इनपुट जो करंट है उसी का जो रेशियो है। इस केस में क्या होता है, बीटा। और जो बीटा की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो इन कलेक्टर करंट वो काफ़ी बेस करंट से ज़्यादा होती है। वैल्यू ऑफ बीटा वेरीज फ्रॉम 20 to 500, मतलब कि जो बीटा की जो वैल्यू होती है वो 20 से 500 के बीच में वेरी करती है। सोचो कि मतलब करंट गेन इसमें कितना ज़्यादा होता है जो बेस के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो, क्योंकि जो बेस करंट होता है वो काफ़ी छोटा होता है कलेक्टर करंट से, जिसकी वजह से बीटा की वैल्यू इतनी टाइम्स लार्जर हो जाती है। अगर इसकी हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, सेम हुआ है कि 0.7 तक ऑलमोस्ट सेम रहता है। फिर इसका जो वोल्टेज होता है इसको हम एक्स एक्सिस में, इन करंट को क्या करते हैं, वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं। अब अपने बिटवीन द इनपुट करंट एंड द आउटपुट वोल्टेज VB, कांस्टेंट वोल्टेज VC, तो जो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज है VC, क्योंकि ये कॉमन एमीटर में आता है। मतलब ये कलेक्टर और एमीटर के बीच में हम क्या करते हैं, इस आउटपुट वोल्टेज को मेजर करते हैं। द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। जो एमीटर बेस जंक्शन होता है, जो एमीटर बेस, ये एमीटर हो गया और ये बेस, ये जो होता है कौन सा, फॉरवर्ड रीजन में होता है। और ये जो कलेक्टर और एमीटर ये क्या होता है, एक रिवर्स बायस में होता है। ये सेम बात आपको लिखी गई है कि जो एमीटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस में होता है। दी बेस वोल्टेज VB इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने पहले ही बात करी कि जो बेस करंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग उतनी नहीं, VB मतलब वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस के, और जो करंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के देखेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसका। इसमें देखिए कि हम दी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीड कॉन्फ़िगरेशन आर ऑब्टेन्ड बिटवीन आउटपुट करंट। ये तो है कि मतलब वो तो इनपुट में था, अभी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो हम अपना ग्राफ देखेंगे वही क्या होता है, इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आपको सीधे एग्जाम में क्या करना है, सब डायग्राम आपको दिमाग में रख लेने की। ऑलमोस्ट इसका इनपुट होता है 0.7 के बाद ही
एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। बस आपको यही चीज़ें थोड़ा बहुत पैरामीटर याद रखनी है। अगर पैरामीटर थोड़ा बहुत वेरी करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एज इट इज जैसा डायग्राम दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपको एज इट इज ऐसे ही लिख के आना। वैसे डायग्राम आपको दिमाग में रखने हैं, ऐसे बना देंगे। अगर पॉइंट करके आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, तो अगर आप कोई भी चीज़ पैराग्राफ में लिखेंगे तो उतना उसको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसको पॉइंट में लिखेंगे तो आपको पॉइंट पॉइंट पड़ता जाएगा, जिससे उसको मेन मेन चीज़ें वो देखता है कि वो क्या क्या ये कह रहा है, जिसकी वजह से आपका नंबर ज़्यादा दे सकता है वो। बाकी अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको उतना नंबर नहीं देगा वो। इस वजह से इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है आपको कि कैसे कॉपी भी लिखनी है। बस आपको एज इट इज जैसे डायग्राम लिख दिया, पॉइंट अगर पॉइंट करके आप कम भी लिखेंगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें देखेंगे इसको भी कर्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होता है कि एक रिवर्स बायस में होता है और एक फॉरवर्ड बायस में होता है। और एक्टिव रीजन इज द मिडल पोर्शन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो एक्टिव रीजन होता है ये मिडल पोर्शन होता है। ये जो मिडल पोर्शन है इन सबका ये एक्टिव रीजन, इसमें देखी रहे कि करंट कैसे वेरी कर रहा है। और जो ये सैचुरेशन होता है और ये जो इसके बाद क्या होता है ये कट ऑफ रीजन आ जाता है। एक्टिव रीजन, इन एक्टिव रीजन द एमिटिव बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। वही तुम सेम बात होगी कि एक फॉरवर्ड बायस में होता है, एक रिवर्स बायस में होता है। इन एक्टिव रीजन द कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कलेक्टर करंट IC इसको हम स्किप कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, क्या दिया है ये, द स्मॉल इनपुट करंट IB, स्मॉल इनपुट करंट जो IB मतलब कि बेस करंट है, प्रोड्यूस ए लार्जर आउटपुट IC, मतलब कि जो इन बेस करंट, जो यहाँ पे बेस करंट क्या है, इनपुट है, ये जब अप्लाई होता है उससे क्या होता है, लार्जर आउटपुट करंट IC हमें गेन करता है। द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर, इस केस में भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मतलब कि क्या करता है कि आप जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको एम्पलीफाई करके वापस देता है। और अगर इसके सैचुरेशन रीजन की बात करें कि इन सैचुरेशन रीजन बोथ जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस है। तो सैचुरेशन रीजन का तो है कि दोनों क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में होते हैं। जब कलेक्टर एमिटर की जो वैल्यू होती है और जब ग्रेटर 0 होती है, जब कलेक्टर करंट IC इंक्रीज रेपिडली, जो कलेक्टर करंट होती है उसकी वैल्यू तेजी से बढ़ती है। जैसा कि अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो जब इसकी वैल्यू 0 से होती है तो कैसे इस तरह से इसकी वैल्यू रेपिडली इंक्रीज होती है। आज 0 से जब बढ़ती है, देख रहे हैं कि अब यहाँ पे कितना 0 से यहाँ 2 पहुँचते यहाँ पे 8 से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई है। यहाँ पे सेम वही बात कर रहा है सैचुरेशन रीजन में। तो करंट इंक्रीजिंग रेपिडली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द बेस करंट, बेस करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो तेजी से इंक्रीज करता है जब 0 से वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो इट मे बी नोटेड द कलेक्टर करंट IC reaches to saturation value when voltage across किसे कॉमन एमीटर, मतलब कलेक्टर एमीटर अबाउट 0.1 वोल्टेज टू 0.4 वोल्टेज। यहाँ पे आप अगर देखें तो कलेक्टर करंट IC reaches to saturation कितना 0.1 से 0.4, 0.1 से 0.4 के बीच में, 0.1 से 0.4 के बीच में ये सब क्या होते हैं, इस रीजन क्या है, सैचुरेशन रीजन है, जिसमें करंट क्या होती है, बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ऑन स्विच, इस केस में तो ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरफ ही बिहेव करता है, तो आप पहले से ही जानते हैं, तो बताया गया, हमने आपको इसका डेफिनेशन में भी यही बताया था। और कट ऑफ रीजन में क्या होता है, कट ऑफ रीजन में दोनों रिवर्स बायसिंग में होते हैं और क्या होता है, एक ऑफ स्विच की तरफ बिहेव करता है, जिसमें कुछ भी इधर उधर से कोई भी वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट गेन कुछ भी नहीं हो सकता है, करंट कंडक्ट करती ही नहीं। इस केस में देखेंगे कि दी कट ऑफ रीजन इज द रीजन बिलो द IB इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो बेस करंट का जो रीजन है बिलो द बेस IB, मतलब बेस करंट है उसकी वैल्यू जब 0 से कम रहती है उस रीजन को कट ऑफ रीजन होता है। इन दी कट ऑफ रीजन बोथ जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन, तो हमने पहले ही बात करा कि ये दोनों रिवर्स बायसिंग में होते हैं। और जो कलेक्टर करंट इज नॉट 0, जो कलेक्टर करंट होती है 0 नहीं होती, स्मॉल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट कॉल्ड रिवर्स लीकेज करंट, मतलब कि जो इसकी वैल्यू बेस करंट की वैल्यू जब 0 होती है, जैसे कि आप ये तो बेस करंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया गया, तो नहीं कलेक्टर करंट के अकॉर्डिंग डायग्राम गया। यहाँ पे अगर देखेंगे आप बेस करंट जब इसकी वैल्यू 0 रहती है, 0 से कम, इसमें केस में क्या है, यहाँ पे 0.3 से डायग्राम इसका वोल्टेज का है, लेकिन जब इसकी वैल्यू 0 से कम होती है तो यहाँ पे वही आपको यहाँ पे बता रहा है कि कट ऑफ रीजन में कि इसकी वैल्यू मतलब कलेक्टर करंट की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। जब कलेक्टर करंट की वैल्यू 0 और
जीरो क्या होती है, नहीं हो सकती है। लेकिन जब ये वोल्टेज इसकी वैल्यू आई बी की वैल्यू मतलब बेस करंट की वैल्यू जब जीरो होती है तो एक स्मॉल करंट आई सी इज इन नियरली टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, आई सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आई सी कलेक्टर करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या होता है कि इसका मतलब ये आपको बेसिकली कि जो होता है थोड़ा सा करंट क्या होता है इसमें लीकेज करता है, जिसको क्या कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं। और इसमें ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है, ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ऑफ स्विच। और जो हमारा आज नेक्स्ट का और लास्ट टॉपिक है जो हमारा कॉमन कलेक्टर। जो कॉमन कलेक्टर क्या होता है, कॉमन कलेक्टर में क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं उन दोनों सिचुएशन में क्या होता है हमारा कलेक्टर कॉमन रहता है। जैसे कि अगर एक डायग्राम अगर बात करें हम बेस करंट की तरह और एक इमीटर और एक इधर से ये इमीटर हो गया, एक कलेक्टर हो गया और ये बेस हो गया। इस सिचुएशन में जो होता है जो वोल्टेज अप्लाई होता है वो कहाँ से, ये वोल्टेज अप्लाई होता है कि इन सी का द इनपुट इज अप्लाई बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। बेस और कलेक्टर इन दोनों के बीच में क्या होता है एक इनपुट वोल्टेज वी आई अप्लाई की जाती है। द आउटपुट इज टेकन बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर, मतलब एमीटर और कलेक्टर इनके बीच में आउटपुट वोल्टेज वी नॉट लिया जाता है। जैसे कि आपको फिगर में भी दिखाया गया कि ये कलेक्टर और एमीटर इन दोनों के बीच में क्या होता है हम एक आउटपुट वोल्टेज लेते हैं और कलेक्टर और बेस में क्या लेते हैं हम इनपुट वोल्टेज। ये वी आई है और ये वी नॉट है। अगर आपको डायग्राम क्लियरली यहाँ पे कुछ चाहिए होता है तो इसकी ये वैल्यू वी आई है और ये वी नॉट है। वी नॉट मतलब आउटपुट वोल्टेज आपको लिखा भी है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट एंड इट इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर। तो मैंने पहले ही बात करा कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि इनपुट आउटपुट दोनों में क्या कॉमन रहता है कलेक्टर, जिसकी वजह से इसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसमें देखेंगे डीसी करंट गेन क्या होता है। डीसी करंट गेन मतलब बेसिकली वो चीज़ होती है कि हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, उस बेसिस पे हम इसको क्या कहते हैं कि वो कितना गेन, मतलब कि आपका इनपुट और आउटपुट इन दोनों के बीच में कितना मतलब कितना रेशियो इसका ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन वन हो रहा है, उसी को हम गेन कहते हैं। मतलब कि आपने कितना गेन मतलब कि कितना आपने अर्जित किया है, एक्स्ट्रा अपने आपको मिला है, वही डीसी करंट गेन होता है। द रेशियो ऑफ द आउटपुट करंट आई टू द इनपुट करंट, इसमें केस में क्या होता है आउटपुट करंट एमीटर करंट, इनपुट करंट क्या होता है बेस करंट। ये जो होता है जिसकी इसका रेशियो जो होता है आई ई अपन आई बी, इसको क्या बोलते हैं हम गामा। गामा क्या होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो होता है वो एक डीसी करंट गेन होता है और इसकी वैल्यू कभी भी आगे पीछे हो सकती है, इसको ऐसे कुछ एज इट इज इसकी रेंज कोई नहीं है। इसका इनपुट करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इसका इनपुट करेक्टरिस्टिक बिटवीन इनपुट करंट आई बी आउटपुट वोल्टेज वी बी सी एट कांस्टेंट वोल्टेज वी ई सी एस ओन फिगर। तो वी बी सी जो है उसके और जो इनपुट करंट बेस करंट है इसके बीच में जो डायग्राम बनाया गया वही इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। आपको बस ये डायग्राम ऐसे एज इट इज ध्यान में रखना है कि डायग्राम क्या है, इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि इसका जो वोल्टेज 1 से 2 होता है तो नीचे से यहाँ तक करता है, फिर जब 3 से 4 के बीच में इसका वोल्टेज होता है तो कुछ इस तरह से, मतलब कि बेसिकली दोनों में सिमिलरिटी ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। द मीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। जो मीटर बेस जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस में होता है एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है रिवर्स बायस में होता है। द बेस वोल्टेज इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो है यहाँ पे, एंड द करंट गेन आई बी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस सो इन फिगर। ये तो आपको वी सी इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब वी सी मतलब जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज ये क्या किया गया है ये एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो आई बी बेस करंट वो क्या है वाई एक्सिस। जो आई बी है बेस करंट वो क्या है इनपुट करंट भी है, और ये जो वी बी सी है ये क्या इनपुट वोल्टेज भी है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो तो वी बी सी है और ये आई बी बेस करंट। इसका आउटपुट करेक्टरिस्टिक सेम उसी तरह इसका भी रहने वाला है, जैसे कि ये रीजन आपका सैचुरेशन रीजन हो जाएगा, ये एक्टिव रीजन हो जाएगा, और कुछ इस टाइप से इसका थोड़ा सा कुछ डिफरेंट रहने नहीं इसका। और ये कट ऑफ रीजन, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ इसका, सबसे पहले इसको एनालिसिस करते हैं कि है क्या ये। द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन्ड बिटवीन इनपुट करंट आई इनपुट करंट आई जो है ये इनपुट करंट आई भी नहीं, आई बेस था, आई क्या है, आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट आई एंड द आउटपुट वोल्टेज वी मतलब वोल्टेज वी जो आउटपुट वोल्टेज है और जो इनपुट आउटपुट करंट है, इन दोनों का जो बीच का जो ग्राफ बनता है वही क्या होता है, हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। इनपुट वोल्टेज वी इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड एमीटर करंट आई इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे मतलब कि आपको देखिए बेसिकली इसमें आपको सही मतलब कि अगर आपको सही तरीके से बताया जाए तो इस तरह से इसके डायग्राम में कुछ चीज़ें आपको जो मेंशन करी हुई ये सब आपको एज इट इज बस दिमाग में रखने वाली है कि ऐसे आपको दिमाग में रखना है और सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में बना के आना है। अगर आपको ज़्यादातर आता है तो कॉमन बेस और कॉमन एमीटर का आता है, इसका थोड़ा इसका कम आता है, लेकिन उन दोनों के आने का चांसेस ज़्यादा रहता है एग्जाम में। और जैसा कि हमने अल्फ़ा और बीटा के बारे में बात करा था कि अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा जो होता है वो कॉमन बेस मतलब कि जो उसमें क्या होता है एक आई सी अपान जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो आई सी अपान आई ई मतलब कि उस केस में इनपुट करंट आई ई होता है एमीटर करंट और आउटपुट करंट जो होता है आई सी, उसी का जो रेशियो होता है वो अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा किस में आया है, कॉमन बेस में आता है, इसका वो फैक्टर था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फ़ा। और जो बीटा की जो वैल्यू आई वो कॉमन एमीटर में आती है जिसकी वैल्यू क्या होती है आई सी अपान आई बी मतलब आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। यही आई बी की वैल्यू है ये और ये ये बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू है। और इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन जानेंगे कि जैसे अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू दे दिया गया तो आप समझ जाएंगे कि आई सी अपान आई इन दोनों का रेशियो और अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होती है, एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। और बीटा की वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताया था शायद 20 से 500 के बीच में वेरी करती है इसकी वैल्यू। तो अगर हम इसके बात करें इसके बारे में इसकी अगर क्या करते हैं एक पेज ऐड करके देखते हैं सबसे पहले। हाँ, आई बी और आई सी, जैसा कि हम पहले ही बात किए थे कि जो आई ई एमीटर करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, आई बी बेस करंट प्लस आई सी कलेक्टर करंट। ये क्या होती है हमारी, ये हमारा जो करंट का जो फंडामेंटल जो रूल है यही कहता है कि मतलब बेस करंट और कलेक्टर करंट इन दोनों का सम एमीटर होता है। क्योंकि अगर डायग्राम से भी आप देखेंगे तो ये बेस होता है और ये एक कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है, ये बेस होता है। तो करंट इधर से जाती है इधर से निकलती है। इस डायग्राम से देखेंगे तो आई ई की वैल्यू जो होती है आई बी प्लस आई सी के इक्वल होती है। अगर आई ई में हम आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, उसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगर इसको डिवाइडेड बाई दोनों साइड अगर हम किससे डिवाइड कर देते हैं, आई सी से डिवाइडेड बाई आई सी से जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, आई ई अपान आई सी और इस टोटल के अपान आई सी। जब आई सी से इसको डिवाइड करेंगे आई ई अपान आई सी तो क्या होता है, आई ई अपान आई सी। हमने आपको बताया था कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है आई सी अपान आई ई होती है, जैसा कि आप पिछली स्लाइड्स में देख सकते हैं कि यानी आपको अल्फ़ा की वैल्यू आई सी अपान आई ई बताई थी। तो मतलब कि ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बीटा की जो वैल्यू है आई सी अपान आई बी है बेस करंट। जब हम आई सी से डिवाइड करते हैं, आई सी जब डिवाइड करेंगे तो आई ई अपान आई सी क्या होता है, इसको हम 1 अपान अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 अपान अल्फ़ा। आई बी अपान आई सी करेंगे तो 1 अपान बीटा हो जाएगा। ये आई बी इसको हम पहले लिख लेते हैं अच्छे से, आई बी अपान आई सी प्लस आई सी अपान आई सी तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 1 अपान अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपान बीटा प्लस 1। अगर हम बीटा के इसको थोड़ा समराइज करें तो 1 अपान अल्फ़ा
इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस 1 है तो हो गया। अगर इसको हम पूरे अच्छे से मल्टीप्लाई कर दे, इधर रिवर्स कर दे दोनों को, तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाती है बीटा अपान बीटा प्लस 1, ये अल्फा की वैल्यू होती है। और इससे आपको, इसको आप अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो बीटा अपान बीटा प्लस 1 है, मतलब कि जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू जो होती है, अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। और अगर बीटा की बात करी जाए तो बीटा क्या होता है इस केस में, बीटा की तो वैल्यू होती है IC अपान IB। अगर हम इसको डिराइव करें, इसको बीटा की वैल्यू को, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा क्या इक्वेशन था, I इज इक्वल टू IB प्लस IC। अगर हम दोनों साइड इसको डिवाइडेड बाई IB, डिवाइडेड बोथ साइड, तो ये IE अपान IB इज इक्वल टू IB अपान IB प्लस IC अपान IB तो अगर आप ये जो आपको यहाँ बताया गया अल्फा की वैल्यू ये है, इसको हम अगर इसको इस तरह से ना करके अगर हम बेसिकली इस तरह से भी करें, जो अल्फा की वैल्यू है हमारी, अगर बीटा की टर्म में लाना है हमें, तो अगर जो अल्फा की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट किए, ये बीटा अपान बीटा प्लस 1, अगर इस साइड से भी अगर हम इसको करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये अल्फा ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा। तो क्या होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं हम, काम का नहीं इसको गलत तरीके से, मतलब अच्छा भी आपको बताने करने का, वो उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा और सही भी नहीं। तो ये जो अल्फा की वैल्यू है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये हो जाता है। तो अगर इसको इधर से इधर कर दें तो मतलब कि बीटा अगर कॉमन लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा कॉमन लेते तो 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। अगर हम दोनों साइड 1 माइनस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं तो अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और इसको हम अच्छे वे में लिखे तो बीटा अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, जो बीटा की वैल्यू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा होती है। जैसे कि अगर हम एक आपका एक सेशन लूँगा मैं न्यूमेरिकल, जिसमें मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा, इससे ये थ्योरी पोर्शन था तो मैंने सोचा कि आपको पहले थ्योरी कंप्लीट कराया जाए। आपको बेसिकली क्या है कि अल्फा की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में कुछ, और बीटा की वैल्यू कुछ दी होगी आपको, जिससे आपको IB IC और IE कुछ भी पूछ सकता है इन तीनों में। और या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको बना देगा, कोई एक सर्किट डायग्राम बना के दे देगा, फिर आपसे कहेगा कि इसको सॉल्व करो, इसमें मीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट निकालो, बीटा अल्फा की वैल्यू क्या होगी इस कैलकुलेट करो। तो इस पर मैं आपका न्यूमेरिकल एक सेशन लेकर आऊँगा, छोटा होगा, अभी 20-25 मिनट आधे घंटे का होगा, जिसमें मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा। बस अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने एक सेशन रखा था, इसको लेक्चर 2, हम न्यूमेरिकल भी अलग से कर लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।